बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादर। आपके प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, जैसे हम पिछले गुज़श्ता हफ्तों से बात करते आ रहे थे थैलेसीमिया की, कि थैलेसीमिया एक डिसऑर्डर है और उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारा एक मिशन है, मेट्रो चैनल का एक मिशन है कि हम थैलेसीमिया के बारे में से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें और इसके साथ साथ जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिलकर हम अवेयरनेस पर भी काम करें, और जो बच्चे मुतासिर हैं इस थैलेसीमिया के मर्ज से हम उनकी भी हेल्प करें। आया कि उनको ब्लड डोनेशन की नीड है, आया कि उनको मेडिसिन्स की नीड है, आया कि उनको मॉरल सपोर्ट की नीड है, तो हम हर तरीके से उस कम्युनिटी को जो थैलेसीमिया से मुतासिर है उसको हम हेल्प करें। और उसके साथ साथ हम प्रिवेंशन पर भी काम करें कि प्रिवेंशन कितना ज़रूरी है। हमेशा मैंने आपको अपने प्रोग्राम्स में बताया है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपकी प्रिवेंशन आपके इलाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आज मैं PWA के प्लेटफॉर्म से, पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से एक बाकायदा सेमिनार को कवरेज करूँगी। वहाँ पर आपको डिफरेंट पर्सनैलिटी से मिलवाएंगे, उनसे हम बात करेंगे कि प्रिवेंशन कितनी इम्पोर्टेंस रखती है, स्टेक होल्डर्स की इसमें क्या जो है वो इम्पोर्टेंस है, स्टेक होल्डर कितना काम कर सकते हैं। और स्पेशल थैंक्स कहूँगी मैं डॉक्टर फरहान ईसा को, जिन्होंने आज ये मौका दिया, आज हमें ये प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया जहां हम थैलेसीमिया के ऊपर बात करेंगे। और अगेन मैं ईसा लेबॉर्ट्री का भी बहुत ज़्यादा थैंक्स कहूँगी कि इन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम लोगों को घर घर बैठे थैलेसीमिया की अवेयरनेस दें। थैंक यू। थैलेसीमिया जो है वो उसकी अवेयरनेस भी लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि जो डिसऑर्डर ये है, यानी कि हम जो थैलेसीमिया का डिसऑर्डर है, हम लोग को इसकी अवेयरनेस पहुंचाना, लोगों तक पूरे प्रॉपर तरीके से स्क्रीनिंग मेथड्स की टेक्निक समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़्यादातर जो लोग हैं इंटीरियर साइड पर या फिर जो इलिटरेट हैं या जिनकी क्वालिफ़िकेशन इतनी नहीं है, तो उनको डिसऑर्डर के बारे में पता भी नहीं है। हमारी थीम आज ये होगी कि हम स्क्रीनिंग पर भी फोकस करेंगे कि व्हाट इज़ थैलेसीमिया एंड स्क्रीनिंग कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। और सबसे मेजर जो सर की थीम है और जो सर ने ये चैलेंज को कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों तक पहुँचाने के लिए और उसको पूरा इम्प्लीमेंट करने के लिए जो आज हमारी थीम है, हम स्क्रीनिंग पर फोकस करेंगे कि लोगों को कैसे स्क्रीनिंग टेक्निक समझाएं और बिफोर द मैरिजेस हम उनके टेस्ट करवाएं। और सबसे पहले जो है अगेन थैंकफुल ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग यहाँ आए और इस टॉपिक को जो है हम लोगों ने डिस्कस करने के लिए एक पूरा सेशन रखा हुआ है। सोहन साहब को इन्वाइट करूँगी, ही विल गिव इंट्रोडक्शन अबाउट द PWA एंड ब्लड बैंक के बारे में भी बताएंगे। जी सोहन, आप इंट्रोडक्शन दीजिए सारा। Thank you. Assalamu alaikum and a very good afternoon to all of you. I hope you all are having a good day. My name is Sohanjit Chabri. I am a third year medical student at Dow Medical College, and I am also a proud volunteer at Patients Welfare Association. So PWA basically aims to facilitate those services that are not provided by the hospital itself. So basically there are some services that are not provided by civil hospitals. So we are actually giving them those services. So we have two main departments. Number one is blood transfusion services and the second one is thalassemia services. Blood transfusion services basically deals with all the blood dispatching work. So we actually dispatch around 200 to 250 blood bags every day, and that too under the guidelines of WHO, World Health Organization. So when we are screening those blood, we are actually checking for those diseases which are bloodborne, like those diseases which are transferred through the blood, which are actually malaria, syphilis, hepatitis B, C, and HIV. So that's all for the blood transfusion services. As I move forward for the thalassemia services, we are testing or managing 250 registered patients. Some of them are present here. And when we are managing those patients, thalassemia is a genetic disease, as you must know. So we are giving them blood regularly. So with the regular transfusion of blood, they encounter a problem called iron overload.
So we also give them iron chelation therapy. And the lab tests that they require, those are also given to them under the supervision of competent hematologists. So thank you, all of you. I hope you have a good day. मैं जब डाउ मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था तो मैं पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन का मेंबर था। वहीं से हमारा कॉन्सेप्ट आया कि कम्युनिटी सर्विस का और काम करने का, और आज ये बच्चा भी कल हमसे भी इंशाल्लाह ताला आगे जाएगा और आप देखेंगे ये भी ये कहेगा कि मैं PWA में होता था। इसके साथ ही मैं जो है वो ये अहमद जावेद साहब को इनवाइट करूँगा कि अहमद जावेद साहब आएँ और फेडरेशन की जो सपोर्ट PWA के साथ हो सकती है और थोड़ा सा आप बात करें इसके ऊपर, और जो कैंप आप इंशाल्लाह ताला मिल के लगाएंगे फेडरेशन हाउस की तरफ से मिल के, तो वो आप आके बात करिए। आइए प्लीज़। हमारे कन्वीनर साहब डॉक्टर फरहान ईसा साहब ने मेरे बारे में तो बता ही दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले 2 साल से अपने फरहान साहब के साथ हैं, अपने जो कन्वीनर हैं। हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो ये प्रोजेक्ट भी हमारे लिए एक चैलेंज है और इंशाल्लाह हम इसको करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं, मैं PWA में बहुत काम किया एज ए वॉलंटियर और ब्लड डोनेशन बहुत किया है एज ए क्रिकेटर भी हमने। तो इंशाल्लाह ताला अभी जो थैलेसीमिया का है, जितने भी यहाँ जो हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं और हमारे कन्वीनर साहब हैं, मैं असल में बोलने के मैं कमज़ोर हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो जी इसमें हम सब ने मिल के, उसमें मैं भी शामिल हूँ, जो हमारे लोग आए हुए हैं, हम सब ने ब्लड डोनेट करना है और वो ऑन बिहाफ ऑफ फेडरेशन हम आपके साथ हैं। और जो भी कैंपिंग होगी हमारे जो कन्वीनर हैं इनके अंडर सुपरविजन एज ए डिप्टी कन्वीनर हमारे डॉक्टर साहब भी हैं, डॉक्टर साहब जी। तो हमने ये करना है इंशाल्लाह ताला, उसमें आप सबकी हमें सपोर्ट चाहिए होगी और हमारी सपोर्ट इंशाल्लाह एज ए फेडरेशन हम आपके साथ हैं और करते रहेंगे जी, ठीक है। थैंक यू। जो चीज़ ये है कि ये जो फेडरेशन हाउस है PWA की टीम को हम बताना चाहते हैं, ये आपके लिए अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पे जहाँ पे पार्किंग होती है या ऊपर के एरिया में आप डेट रखिए, हम उसको पब्लिसाइज़ करेंगे और यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन का कैंप लगाते हैं। फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो एपेक्स बिजनेस चैम्बर है, तो इसके अंदर इंडस्ट्रीज सारी की सारी इन्वॉल्व हैं। तो फिर हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जाके भी कैंप्स लगा सकते हैं। तो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड रोटरी इंटरनेशनल ब्रिज बनेगा, और हमारे रोटेरियंस भी हैं, अहमद साहब भी रोटेरियन है। तो ये रोटरी और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब आपकी प्लान बनाएगा कि ब्लड डोनेशन ड्राइव में कम से कम आपको स्टार्टिंग में हेल्प करना शुरू करेगा। कि स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी रहे हैं खालिद शेख साहब को, कि वो आके एड्रेस करें और कुछ कमेंट्स करें अपने सिंध हेल्थ केयर कमीशन के बारे में भी और कैसे कोलैबोरेशंस हो सकती हैं, प्लीज़। Thank you, Farhan Saab, for providing me the opportunity to address this August gathering. Actually, I have not prepared the PowerPoint presentation, but I would like to brief you in narrative form some functions and working of the सिंध हेल्थ केयर कमीशन। उसमें हमें क्या करना है और हमने क्या किया है और व्हाट प्रोजेक्ट इज टू बी डन, वो मैं आपको ब्रीफली नैरेटिव फॉर्म में बता देता हूँ। सिंध हेल्थ कमीशन बिल वाज पास्ड इन 2013 and that was notified on March 2014. इसमें 7 जो हैं डायरेक्टोरेट्स हैं, जिसमें 4 टेक्निकल डायरेक्टोरेट्स हैं, डायरेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग, डायरेक्टरेट ऑफ कंप्लेंट्स, जहाँ भी कंप्लेंट होगी किसी को तो फर्स्टली दे आर टू गो दैट इंस्टीट्यूशन। अगर वो नहीं सुन रहे तो दे कैन कम टू द सिंध हेल्थ केयर कमीशन। एंड अगर कोर्ट में भी जाएंगे तो बिफोर टेकिंग एनी एक्शन कोर्ट रेफर्स दैट मैटर टू द सिंध हेल्थ कमीशन फॉर इंक्वायरी। और डायरेक्टोरेट ऑफ एंटी क्वेकरी, क्योंकि हमारा काम है कि हम सारे जो हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको रजिस्टर करें और रजिस्ट्रेशन के बाद उनको लाइसेंसिंग करें। जिसको भी
जो भी क्वेक होगा, ज़ाहिर है वो रजिस्टर नहीं होगा, तो उनके ख़िलाफ़ हम एक्शन कर रहे हैं और उनको बंद कर रहे हैं, सील कर रहे हैं, पेनलाइज कर रहे हैं। और सिंध हेल्थ केयर कमीशन के इतने पावर्स हैं कि वो 5 लाख तक पेनलाइज कर सकता है। और उसके ख़िलाफ़ जो अपीलेट अथॉरिटी है, दैट इज ओनली डिस्ट्रिक्ट सेशन जज। तो अब तक हम लोग जो है एंटी क्वेकरी में कोई 3000 क्वेक्स की क्लिनिक्स बंद कर चुके हैं। वो पता नहीं पेनलाइजेशन में 88 मिलियन जो है वो हम रिकवर कर चुके हैं, जो हमारे फंड्स में गए हैं। हमारा जो काम करता है वो सारा नीचे जो हमारा सेटअप है लेड बाय CEO, उसके नीचे 7 डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, वो सारे फील्ड्स में काम करते हैं। और हम बोर्ड में हैं, बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स BOC, जिसमें एक चेयरपर्सन है और टोटल 9 कमिश्नर्स हैं जो गाइडलाइन देते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, जिस पे हमारी नीचे मशीनरी इम्प्लीमेंटेशन करती है। इस वक्त तक कोई हम 10,000 फैसिलिटीज़ को लाइसेंस दे चुके हैं। और एज फार एज दैट थैलेसीमिया एंड ब्लड बैंकिंग इज़ कंसर्न्ड, तो ये मैं आपको बताऊं कि ब्लड बैंक के लिए एक सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी है, वो फुल फ्लेज अथॉरिटी है, नोटिफाइड है, जिसको चेयर करती है मिनिस्टर हेल्थ, उसका सेक्रेटरी हेल्थ मेंबर हैं, 2 MPS मेंबर हैं, और उनके सारे पावर्स हैं कि किसी को भी बंद करें, परमिशन दें, रजिस्टर करें। इवन देन हम उनके साथ काम कर रहे हैं। और बहुत सारी बड़ी बड़ी जो ब्लड बैंक्स हैं, फातमीड है, हुसैनी है, ये सारी हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, और उनको भी हम देखभाल कर रहे हैं ताकि प्रॉपरली फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट सेफ सप्लाई ऑफ ब्लड मिले और प्रॉपर स्टैंडर्डाइज तरीके से मिले और उसमें कोई नुकसान न हो। ये बड़ी एक काम है जिसमें काफ़ी लाइफ बच जाती हैं और काफ़ी बीमारियों से आदमी बच सकता है। थैंक यू। सो मच सर फॉर योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड आपने जो बताया जो चैलेंजेस हैं और जो न्यू टेक्निक्स आई हैं सब के बारे में। आई एम वार्मली वेलकम टू डॉक्टर लुबना बैग। उनको मैं बुलाऊंगी और मैम से कहूँगी कि प्रिवेंशन कितनी इम्पॉर्टेंट है, स्क्रीनिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है थैलेसीमिया के लिए, और अब जो हमारा मिशन होना चाहिए वो एरेडिकेशन ऑफ थैलेसीमिया होना चाहिए। तो हम किन टेक्निक्स के थ्रू थैलेसीमिया को ख़त्म कर सकते हैं और इसकी स्क्रीनिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच मैम। थैलेसीमिया को इरेडिकेट करना कोई मजाक नहीं है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगर माँ को माइनर हो, बाप को भी माइनर हो, तो बच्चे में मेजर के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं है। जब फलक ने मुझसे कहा तो एक मेरी आदत होती है, मैंने कहा लेट्स लुक अप द स्टैट्स, पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है। पाकिस्तान में ये सिचुएशन है कि WHO के हिसाब से जो उन्होंने स्टडीज़ की वो सैम्पल स्टडीज़ थी, उसके बेसिस पे तकरीबन उन्होंने कहा कि इस वक्त 1.35% या आप लोगों को ज़्यादा मालूम होगा जो थैलेसीमिया में काम कर रहे हैं, कि हर साल तकरीबन 5000 बच्चे ऐड होते हैं। तो इस वक्त एनी टाइम एक्टिव जो है 1 लाख के करीब एक्टिव थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो जब पैदा होते हैं तो रजिस्टर भी नहीं हो पाते हैं, तो तादाद बढ़ती जाएगी। अब से कोई पिछले साल की बात है, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं पब्लिक हेल्थ में, और खालिद साहब भी जब स्पेशल आई थिंक पब्लिक हेल्थ के स्पेशल सेक्रेटरी थे, तो हमने काफ़ी डिस्कशंस किए थे, पर्टिकुलरली थरपारकर के हवाले से और जगहों के हवाले से, कि सिंध में एक ख़ास एरिया है, पॉकेट है, जहाँ पे थैलेसीमिया के बेतहाशा बच्चे हैं। और उसकी वजह ये है कि माँ बाप की जब आपस में रिश्तेदार होते हैं, तो एक को भी थैलेसीमिया माइनर जीन है, दूसरे को भी है, और आपस में शादियाँ होती जाती हैं, तो ऑब्वियसली वो बढ़ता रहेगा। और बहुत से लोग हैं जिनको ये होता जाएगा।
तो अब इसको हम कैसे बचा सकते हैं? इसकी मिसाल ये है कि मैंने कुछ अर्से काम किया है सऊदी अरेबिया की एक पब्लिक हेल्थ एजेंसी के साथ एज कंसल्टेंट। उन्होंने ये किया कि सऊदी अरेबिया में हमारे यहाँ तकरीबन 1.5 से 2% प्रेवलेंस आ रही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उन्होंने ये मस्ट कर दिया कि शादी से पहले दोनों वालिदैन जो शादी करने वाले हैं, सो प्री मैरिटल स्क्रीनिंग मस्ट कर दी थी। तो अगर दोनों को थैलेसीमिया माइनर हो तो शादी का लाइसेंस नहीं मिलता था। अब हम क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं। कम से कम वो लोग जिनकी ख़ानदान में अगर एक भी बच्चा थैलेसीमिया माइनर या मेजर का है तो उनको चाहिए कि शादी से पहले जहां वो रिश्ता तय कर रहे हैं अपनी बेटी का या बेटे का, कि स्क्रीनिंग करवा लें, क्योंकि तकलीफ़ माँ बाप ही को आएगी। अगर थैलेसीमिया माइनर आ जाए फिर भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेहतर होती है। अगर थैलेसीमिया मेजर आ जाए तो ये माँ बाप के लिए बहुत ही तकलीफ़ की बात होती है। ये मैं भी एक माँ हूँ और आप में से भी कुछ लोग होंगे जिनकी औलाद है। आपकी औलाद को अगर बुखार भी होता है ना, तो आप चाहते हैं कि कोई डिज़ास्टर होना चाहिए कि लोगों को पता चले मेरे बच्चे को बुखार है। और ये ऐसी बीमारी है कि जो लोग जिनके बच्चों को है ये वही जान सकते हैं कि उनके लिए कितनी तकलीफ़ की बात है। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आई मेड माय पॉइंट। थैंक यू डॉक्टर लुबना, आपने बहुत अच्छी बातें की। और मैं ये बताता चलूँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रोटरी इंटरनेशनल के फॉर थैलेसीमिया अवेयरनेस फरहान अहमद साहब भी हैं, जिनको अभी हम ऊपर बुलाएंगे, आपके साथ पैनल डिस्कशन आपके बाद बात करेंगे। लेकिन ये जो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में होते हैं, लेकिन ये थैलेसीमिया की मूवमेंट जो है वो हम अब रोटरी स्टार्ट कर रही है इस साल से, और ये आज उसका सीरीज़ का प्रोग्राम है। जो है आपने बात की, ये सबको पता होना चाहिए कि ये लॉ है पाकिस्तान का, सेनेटर हसीब खान साहब की वजह से पास हुआ था, जो कि है कि शादी से पहले ये थैलेसीमिया का टेस्ट कराना मैंडेटरी है, ये लॉ है, ठीक है ना। और जो है लॉ ऑफ द लैंड अगर आप नहीं फॉलो करते तो वो गलत है। गलत इस तरह से है कि अगर कोई निकाह पढ़ाया जा रहा है, जिसमें मैंने मुफ्ती साहब से पूछा, उन्होंने कहा अगर ये लॉ है और निकाह पढ़ाया जा रहा है और ये गवर्नमेंट का लॉ है कि थैलेसीमिया का टेस्ट हो रहा है, और अगर निकाह पढ़ाया जा रहा है और ये नहीं फॉलो हो रहा तो निकाह इनकम्प्लीट है। सो यू नो देयर आर डिफरेंट परसेप्शंस टू दिस, और ये बड़ा एक चैलेंजिंग चीज़ आती है। लेकिन अगर भले ये रिलीजियस हम ज़ाहिर बात पे नहीं कर सकते, लेकिन देखें जब ब्लड, अभी इस बच्चे ने कहा कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़ होता है तो उसके अंदर सिफिलिस, मलेरिया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV होता है, कितना इम्पॉर्टेंट है। और शादी से पहले जो चीज़ें होनी चाहिए कि ये ट्रांसफ़र ना हो इन्फेक्शंस, लेकिन वो तो चलें ट्रीटेबल भी होंगी, लेकिन थैलेसीमिया तो ट्रीटेबल नहीं है। रोटरी प्रपोज़ करता है कि निकाह से पहले, इसके बाद हम जो सेशन रखेंगे वो निकाह के जो पढ़ाते हैं उनके साथ रखेंगे, और हमारा प्रपोज़ल ये है कि लड़के का टेस्ट कराया जाए। अगर लड़का जो है दूल्हा वो माइनर थैलेसीमिया नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लड़की का कराने की फिर ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज इट डज़न्ट मैटर कि अगर वो माइनर थैलेसीमिक है कि नहीं है। लेकिन अगर लड़का माइनर थैलेसीमिया का निकलता है तो फिर लड़की का टेस्ट भी कराया जाए, और अगर वो भी माइनर थैलेसीमिया की है तो फिर उनकी काउंसलिंग होनी ज़रूरी है, क्योंकि फिर ज़ाहिर बहुत चैलेंजेस आते हैं और ये बच्चे बड़े सीरियस और बहुत प्रॉब्लम्स में रहते हैं, माँ बाप भी प्रॉब्लम में रहते हैं और बड़ी तकलीफ़ से मरले गुजरने पड़ते हैं, और जेनेटिक काउंसलिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हम आज से ये इसका स्टार्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही जो है अब इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर इब्राहिम से कि वो अगर ऊपर आ जाएं, और डॉक्टर आरिफ से एक पैनल डिस्कशन हम करेंगे और थोड़ी सी अवेयरनेस के हिसाब से। और अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है दोनों डॉक्टर साहिबान से कि तो वो पूछ भी सकते हैं कि यू नो एनीथिंग थैलेसीमिया के बारे में, थैलेसीमिया होता क्या है। तो मैं पहला सवाल पूछता हूँ।
याद रखें, कोरोना वायरस खामोश वायरस है। ये अपनी अलामात जाहिर किए बगैर मुतासरा शख्स से दूसरे में मुंतकिल हो सकता है। लिहाजा खुद समेत दूसरों की देखभाल करते हुए दूसरों से फासला रखें। पहले तो आप लोगों को एक चीज मैं इम्पोर्टेंट एक बताता हूँ कि हम लोगों को जब हम अपना आईने में अक्स देखते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ दिखता है कि हमारा अक्स है, मगर उस अक्स में शायद 50,000 ट्रिलियन सेल्स जो हैं वो होते हैं। और मेरी मानना है कि उस 50,000 ट्रिलियन सेल्स में एक कम्युनिटी होती है जिसको हम कहते हैं कि वो थैलेसीमिया के मर्ज भी है। उस मरीजों को एक कम्युनिटी, उस मरीज जो है वो कम्युनिटी है, और उस कम्युनिटी को लेके हम कहते हैं कि यार वो एक हमारे लिए एक दर्दनाक किस्म का एक मर्ज है जिसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और उस ट्रीटमेंट का एक फॉल्ट सिर्फ और सिर्फ, जैसे फरहान भाई ने बताया, कि सिर्फ एक टेस्ट ना कराने से वो जीन्स में हमारे अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है और वो टेस्ट जब पॉजिटिव आते हैं और अगर हम थोड़ा सा ख्याल रखें, वो निकाह नहीं होने दें या आगे वो जीन्स को नहीं फॉरवर्ड करें, तो हमें ये दर्दनाक मनाजिर जो है वो नजर ना आएंगे। और हम हो सकता है कि वी कैन फाइट अगेंस्ट थैलेसीमिया, जैसे कि हम फाइट कर रहे हैं एंड ऑफ पोलियो के लिए। इसी तरह हमारे मुल्क ये शायद यही हमारे मुल्क रह गया सिर्फ थैलेसीमिया में, तो एक हमारा ये मुल्क रह गया पोलियो के लिए और हमारे मुल्क सिर्फ थैलेसीमिया के लिए रह गया, जिसमें हम इतनी दर्दनाक जिंदगी से पेरेंट्स को गुजरता हुआ देखते हैं। बैक टू द क्वेश्चन कि व्हाट इज थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक जीन डिफेक्ट है जिसमें थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया जो है, अल्फा थैलेसीमिया जो हमारे जो ब्लड की जो फिगरिंग है वो प्रेगनेंसी में ही खराब हो जाती है और उसमें बीटा जो सेल्स हैं वो नहीं बनते और HbF बनता है, जिसकी वजह से हमारे जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं वो आ जाते हैं और उसकी वजह से हमारा हीमोग्लोबिन लेवल हमेशा कम रहता है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना ज़्यादा ब्रीफली बता दिया व्हाट इज़ थैलेसीमिया। आई जस्ट वांट टू आस्क फ्रॉम डॉक्टर आरिफ कि व्हाट्स द मेजर डिसऑर्डर्स जो थैलेसीमिया के बच्चे को इनिशियली फेस करने पड़ते हैं, लीवर पर, हार्ट पर एंड अदर ऑर्गन्स, उस पर क्या इफेक्ट आता है? सबसे पहले शुक्रिया आप सबका। आज एक बार फिर मुझे कुछ पुराने अपनी अंडर ग्रेजुएट लाइफ का याद आ गया जब आई वॉज माई सेल्फ एज अ मेम्बर ऑफ द PWA। तो वाकई ये एक डोनर्स का वगैरह का एक मेन होता है कि जब डोनर्स मेन आगे आते हैं और फिर दूसरे लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं तो PWO उसी तरीके से ही आगे बढ़ेगा डेफिनेटली। तो सबसे पहले शुक्रिया आप सबका, डॉक्टर फरहान ईसा आपका ये इनवाइट करने का। टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। मेनली ये है कि देखें थैलेसीमिया में कॉम्प्लिकेशंस, देयर आर मेनी ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस। सबसे पहले एनीमिया की तरफ आ रहे होते हैं। एनीमिया में आपके जो मेजर एनीमिया है, माइनर है। सर प्लीज एक्सप्लेन द एनीमिया, व्हाट इज द एनीमिया? से मुराद मतलब ये है कि अगर इसमें हीमोग्लोबिन की जो डेफिशिएंसी है उसमें लेस देन अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन वो 9 या 8 तक के हीमोग्लोबिन अगर उस पर कम जा रहा होता है तो फिर हम उसको फर्दर CBC की रिपोर्ट की बिहाफ पे हम MCV काउंट देख रहे होते हैं कि वेदर इट इज़ माइक्रोसिटिक या मैक्रोसिटिक है। तो अगर MCV काउंट अगर नॉर्मल वैल्यू से डेफिनेटली अगर वो कम है, लेट्स सपोज 70 या उससे बिलो जा रहा होता है तो माइक्रोसिटिक की तरफ जा रहा होता है। फिर हम फर्दर उसको इवैल्यूएट कर रहे होते हैं कि ये जो एनीमिया जो हो रहा है उसकी सिवियरिटी क्यों है, किस वजह से हो रहा है। जब हम कॉम्प्लिकेशंस की तरफ आ रहे होते हैं तो जब मेजर की तरफ आते हैं तो देयर आर मेनी ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस लाइक ऑस्टियोपोरोसिस। कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस में हार्ट फेलियर है। हार्ट फेलियर अप्रॉक्सीमेटली 4% ऑफ द पेशेंट्स में ये अफेक्ट कर रहा होता है। इसी तरीके से थ्रोम्बोसिस पेशेंट्स में डेवलप होने शुरू हो जाते हैं द वेरी यंग एज इन मेजर ऑफ द पेशेंट्स।
सर काइंडली अगर आप इसको थोड़ा से एलोबरेट करके बता जी। दें और लेमेन में बता दें तो देखिए, अब प्रॉब्लम ये है कि जब पेशेंट हमारे पास जब प्रेजेंट कर रहा होता है कि जब मुख्तलिफ थैलेसीमिया में ही तो शॉर्टनेस ऑफ ब्लड के साथ जब हमें साथ साथ आ रहे होते हैं सांस में जो तकलीफ सांस में जो होती है। तकलीफ होती है तो फिर उसमें होता यह है कि हम ये इवैल्यूएट कर रहे होते हैं कि किस वजह से ये सांस में लेने में तकलीफ हो रही है। हम एक्सरे की तरफ जा रहे होते हैं, हम इकोकार्डियोग्राफी की तरफ जा रहे होते हैं, तो उसमें हम ये देख रहे होते हैं कि दिल के जो फंक्शन है वो प्रॉपरली किस हद तक काम कर रहा है। अगर उसका इजेक्शन फ्रैक्शन लोअर साइड पे जा रहा होता है तो फिर हमें ये देखना पड़ता है कि इसका मतलब ये है कि कार्डियक डायलिटेशन हो रही है और फिर हार्ट फेलियर के मुताबिक हमें ट्रीट करना है। और सर लीवर पे क्या इफेक्ट आ रहा होता है? लिवर के बेसिकली ऑल डिपेंड्स, क्योंकि हेपेटोस्प्लीनोमेगाली आपका लिवर इलाज हो जाता है, स्प्लीन इलाज हो जाता है, तो अल्टीमेटली बेसिकली क्योंकि ब्लड के जो सेल्स हैं उसके बनने की जो सलाहियत है वो उतनी नहीं हो पाती, तो अल्टीमेटली इट इफेक्ट्स ऑन ये स्प्लीन पे इफेक्ट करता है। एंड देन होता यही है कि लिवर के फंक्शंस हैं, एसिडिटी आपका रेज होने शुरू हो जाता है। दे आर डिफरेंट, पेशेंट कैन प्रेजेंट विद जॉन्डिस के साथ शुरू हो जाते हैं, तो दे आर मेनी ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस, बट मोस्ट कॉमनली ये है कि वो स्टार्ट जो इनिशियल बेसिस पे जो कॉम्प्लिकेशन जो पेशेंट प्रेजेंटिंग कंप्लेन जो हमारे साथ जो प्रेजेंट हो रहे होते हैं वो हार्ट में मेनली ये है कि हार्ट फेलियर के साथ हैं, आपके दूसरी जो थ्रोम्बोसिस हैं, क्योंकि बेसिकली इट्स अ ब्लड डिसऑर्डर और इसी ब्लड जेनेटिकली डिसऑर्डर की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ब्लड डिसऑर्डर की वजह से। आपका हार्ट फेलियर, किडनी डिसऑर्डर एंड लीवर डिसऑर्डर, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ऐसे भी होता है कि जब हम ईको करवा रहे होते हैं थैलेसीमिया के पेशेंट्स में तो उसमें पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन डेवलप होने शुरू हो जाता है। तकरीबन 11% ऑफ द पेशेंट्स में PAH अगर रेज होता है द यंग पेशेंट, तो हम फिर इस चीज़ की तरफ डाउटिंग की तरफ जाते हैं और फिर अल्टीमेटली वी गो फॉर द टेस्ट फॉर द थैलेसीमिया। थैंक यू सो मच सर। मैम आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि एज अ पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट हम इरेडिकेशन की तरफ और स्क्रीनिंग की तरफ वैसे तो आपने बहुत अच्छा बताया है, पर एज अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम कैसे लोगों को समझाएं, या इनिशियली जब लोग अपना ट्रीटमेंट करवाने आते हैं तो हम एक जैसे CBC और दूसरे टेस्ट करवाते हैं तो एक दूसरा टेस्ट भी करवा के एलोबरेट कर दे, क्या करना चाहिए अवेयरनेस के लिए? मेरा ख्याल है बहुत अच्छी तरह इन्होंने तफसील से समझाया है कि टेस्ट करना चाहिए। और इससे पहले मैं ये भी कहूँगी कि देखिए कि लॉ है और वो लोगों को पता नहीं है कि शादी से पहले आपको टेस्ट करवाना ज़रूरी है और कोई नहीं करवाता है। इरेडिकेशन इतना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने मिसाल दी थी कि सऊदी अरेबिया में भी इरेडिकेट नहीं हो सका है और मुश्किल है, बहुत से जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते आप उनको इरेडिकेट नहीं कर सकते हैं ऐसे। और ब्लड डिस्ट्रेस जो खून की जो ये डिफरेंट ये बीमारियां हैं, कुछ जो हैं जो सिर्फ लड़कों में आती हैं, उसका इस वक्त मौजू नहीं है तो मैं डिस्कस नहीं करूँगी, और कुछ जो है चाहे बेटा हो चाहे बेटी दोनों में आ सकते हैं, जिसमें ये थैलेसीमिया है। और अगर बच्चों में आ रहा है, अगर थैलेसीमिया माइनर भी आ रहा है, यानी कि अगर बाप को नहीं है और माँ को है, तो इतनी परेशानी की बात नहीं है। वो ऐसे ही है जैसे कि लोग दमे के साथ ज़िंदगी भर रहते हैं, बच्चे थैलेसीमिया माइनर के साथ ज़िंदगी अच्छी लंबी गुजार सकते हैं। सिर्फ पब्लिक हेल्थ के हिसाब से आई थिंक सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि लोगों को मालूम हो, जैसा अभी डॉक्टर फरहान ने कहा कि टेस्ट ज़रूर करवा लें शादी से पहले, और शादी के बाद अगर नहीं करवाया टेस्ट, जैसे कि मुझे पूरा यकीन है कि 99.9% शादियों में ये टेस्ट नहीं हो रहा, वो 0.01 या 0.1% वाले जो हैं वो पता नहीं कौन लोग हैं, तो कोई होंगे, उसमें मैं भी शामिल नहीं हूँ, मैंने अपने बच्चों की भी शादी की है, किसी का टेस्ट नहीं करवाया। सो यू नो लाइक कितने अफसोस की बात है, क्योंकि मुझे मालूम है पिछले साल ये सब मूवमेंट चली थी और थोड़ा बहुत काम किया था, ज़्यादा नहीं, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम ये जो मैसेज है कि शादी से पहले मुल्क का कानून है वही, जैसे कि 18 साल से पहले शादी नहीं हो सकती है, ये लोगों में इस बात को पूरी तरह फैलाया जाए। हाँ नहीं, बेसिकली तो सिचुएशन ये है कि असल में इनके जो थैलेसीमिक बच्चों के, आपका जो सवाल है वो ज़रा मेडिकल से थोड़ा ज़्यादा मेडिकल सवाल है, लेकिन मैं इसको उनके जर्नल से जवाब दे देता हूँ। असल में जो वैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिनको होता है वो तो बहुत ओकेजनली होता है, जैसे अगर अदर देन थैलेसीमिया के पेशेंट्स का, हाँ थैलेसीमिक पेशेंट्स का डिपेंडिंग है कि उनका कितना सीरियस लेवल ऑफ थैलेसीमिया है, तो जिनमें ये थैलेसीमिया मेजर की भी लेवल्स हैं,
तो जिनका उस पर डिपेंड करता है कि उनका कितना ज़्यादा जो है वो सेल्स टूट रहे हैं। बॉटम लाइन यही होती है कि उनकी कंडीशन को एवेल्यूएट करके उनकी ओवरऑल फिजिकल कंडीशन भी करके फिर उनको कीलेटिंग थेरेपीज दी जाती हैं कि वो जो आयरन जो टूट रहा है, जो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि वो जो आयरन टूट रहा है वो हर पेशेंट टू पेशेंट फ्लक्चुएट करता है और उसको फिर वो उसको कीलेट करा जाता है कि उसको निकाला जाए। सो आई थिंक मेडिकल अभी जो हमारे जो स्कोप ऑफ आवर सेमिनार इज़ कि व्हाट इज़ थैलेसीमिया, और स्कोप ये है कि थैलेसीमिया के साथ हम जो है ना कुछ जो चीज़ें यहाँ से निकलेंगी वो हम जैसे अभी 18 साल वाली एज पे आपने जैसे बताया वो बहुत जनरल कंसेंसस लग रहा है। तो ये प्रपोजल्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को भेजेंगे। तो ये यहाँ का एक क्योंकि FPCCI डायरेक्टली कनेक्शन होती है, तो आई थिंक इसको अब नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। मैं ये एक बात ये आई थी कि मीडिया का क्या रोल होना चाहिए, अभी जिक्र आपने लुबना ने किया, डॉक्टर लुबना ने, कि मीडिया का क्या रोल होना चाहिए। तो मैं फिर फलक कादिर साहिबा से पूछूंगा कि मीडिया इसमें कैसे इस रोल को अदा कर सकता है या क्या कर रहा है। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। जिस तरह कोविड के अंदर मीडिया का एक बहुत बड़ा मेजर रोल था, हम लोग बार बार एक एड्स चलाते रहे, बार बार हम अवेयर करते रहे लोगों को कि कोविड-19 किस तरह स्प्रेड हो रहा है। और उस वक्त जो हमारा ये एक थीम था या फिर एक एजेंडा था उसको हमने अचीव किया ड्यू टू मीडिया की वजह से लोगों ने एक्स्ट्रा जो है वो प्रिकॉशंस करना स्टार्ट कर दी थी और सब ने मास्क वेयर करना, इसके अलावा जो है हैंड सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब कुछ हमने इम्प्लीमेंट करवाया ड्यू टू मीडिया के थ्रू करवाया। इसके बाद हमारी आवाम जो है वो मीडिया को, न्यूज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही होती है। हम लोग जो चीज़ देखते हैं हम उस पर फ़ौरन ही रिलाई कर लेते हैं। तो एक तो हम मीडिया में ये कर सकते हैं, जो बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, स्टेक होल्डर्स, उनको जाके रिक्वेस्ट करें और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर ये एक जिस तरह पोलियो एडिकेशन के लिए एड्स चला रहे हैं तो हम इसको एक पार्ट बना लें मीडिया में कि हम थैलेसीमिया की अवेयरनेस की कैंपेन्स चलाते रहें, हम उनको बार बार एड्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाएं। और वो इलाके जैसे अभी हम तो कराची में रहते हैं, डेवलप सिटी है, यहाँ पर जो तकरीबन लोगों को पता है व्हाट्स थैलेसीमिया, किस तरह स्क्रीनिंग की जा सकती है। सबसे ज़्यादा हम लोग इसलिए भी फोकस नहीं कर रहे होते कि हम जब बार बार कोई चीज़ देखते हैं तब जाके हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब बार बार अगर एड्स देखी जाएंगी, बार बार आप देखेंगे कि इतना एम्फेसाइज करके बात की जा रही है, तभी ही इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे मैडम ने बताया, शी इज़ अ पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट, मैम ने बताया कि उन्होंने भी टेस्ट नहीं कराया था, बिकॉज भूल जाते हैं हम लोग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहन से निकल जाती हैं कि ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो बार बार मीडिया के थ्रू अगर हम लोग इस मैसेज को एम्फेसाइज करके लोगों तक पहुँचाए कि टेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और टेस्ट इनिशियल लेवल में करा लें। अगर बच्चा आपका 8 साल का है, 9 साल का है, तभी चेक कर लें कि क्या ये इसके अंदर जो है वो थैलेसीमिया के डिसऑर्डर वाली एलिमेंट तो नहीं है, माइनर तो नहीं है। और इसके साथ साथ रूटीन टेस्ट और भी करवाएं। सिर्फ थैलेसीमिया एक बीमारी नहीं है, ब्लड डिसऑर्डर और भी बहुत सारे हैं जो वर्टिकल ट्रांसमिशंस के थ्रू, मतलब मदर टू द चाइल्ड या तो फादर टू द चाइल्ड, उसमें ट्रांसफ्यूजन हो सकती है या फिर उसको मतलब ट्रांसमिशन डिजीज, वर्टिकल ट्रांसमिशन हो सकता है। तो हम लोगों को एक मतलब जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, ऑब्वियसली नॉर्मल लोग या फिर जो कॉमन आवाम है, वो तो ये चीज़ नहीं कर सकती कि वो जाके किसी भी न्यूज़ चैनल में ये बात करे कि आप इसको लॉ बनाएं। आई एम एंकर पर्सन, मैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, डॉक्टर फरहान ईसा ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि ये अब जो थैलेसीमिया एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर है, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और डॉक्टर साहब जो है वो हमेशा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए आगे आगे रहते हैं। जिस तरह मैंने देखा इनकी जो ईसा लेबॉर्ट्री है वो इतनी रिलायबल ऑथेंटिक लैब है जिसमें जो है टेस्ट, जैसे अगर हम आगा खान चले जाएं या फिर कोई भी ऐसी बड़ी लैब चले जाएं तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास तबके के लिए वो टेस्ट कराना बहुत मुश्किल होता है। पर ईसा लेबॉर्ट्री के अंदर डिस्काउंट्स के साथ, इवन इन्होंने कोविड-19 में भी जो ऐसे पेशेंट थे जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट रखे हैं। तो सर की जो थीम है, मैं सर के साथ हूँ एज ए एंकर पर्सन, और आई होप सो आप सब जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो स्टेक होल्डर्स यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सबसे आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें अवेयरनेस कैंपेन्स चलानी चाहिए, प्रिवेंशन पर काम करनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो है, अगर आप अपने फैमिली वालों को, अगर एक शख्स दूसरे शख्स को भी अगर अवेयर कर देता है, वो भी सफिशिएंट होता है कि इस तरह सर्कल चलता रहता है।
और अगर एडवर्टाइजमेंट या फिर हम लोग सेमिनार्स की बात करते हैं तो फिर वो तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं, पर अगर हम पर्सन टू पर्सन भी अगर अवेयरनेस पहुंचा देते हैं तो भी बहुत ज़्यादा ये एक सदका जारिया है। अच्छी बातें पहुंचाना, अवेयरनेस देना भी सदका जारिया होता है। थैंक यू सो मच। मैं इस प्रोग्राम को आखिर की तरफ लेके जाता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा फरहान अहमद से कि आपने जो पॉइंट्स दिए, जो आप करेंगे प्लान्स, और रोटरी को भी इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। रोटरी बेसिकली सिविल सोसाइटी, जिसको मोबिलाइज करना है और एक ऑर्गेनाइज फैशन में वो काम करती है। तो उसके तवज्जुह से फरहान अहमद से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आइए और अपने ख्याल का इज़हार करें। All the distinguished guests and respectable friends, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत खुश हूँ कि आज हम इस तरह के डिस्कोर्स अब हो रहे हैं और हम इस तरह की चीज़ों पे अब ओपनली एज अ सोसाइटी बात कर रहे हैं, और हम मतलब ये चीज़ें हम इन चीज़ों के ऊपर अब हम कॉन्वर्सेशन ओपनली कर रहे हैं कि जी हमको किस तरह से इसको प्रिवेंट करना चाहिए। एक वक्त था जबकि हम ये सोचते थे सिर्फ कि जी हमारे पास पाकिस्तान में ये पॉपुलेशन है थैलेसीमिक बच्चों की, और इस पॉपुलेशन को हमको किस तरह से मैनेज करना है। बट आई थिंक द बिगर इश्यू दैट वी नीड टू एड्रेस इज कि हमको आगे बच्चों के जो अब थैलेसीमिक बच्चों की पैदाइश कैसे रोकनी है, और उसके लिए हमको जो अवेयरनेस और जो इक़दामात उसके लिए उठाने हैं, आई थिंक उसके ऊपर हमको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास इस वक्त जो हमारे स्टेटिस्टिक्स हैं वो ये कहते हैं कि तकरीबन 1 लाख से 1.25 लाख बच्चे हैं, एंड यू नो वो तो अपनी जगह हैं, उनका ख्याल रखना हमारा सिविल सोसाइटी का, हुकूमत का, सबका फ़र्ज़ है। और मेरा ख्याल है कि हम एज ए नेशन हम उनके लिए काफ़ी काम कर भी रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट NGOs हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन जो असल चीज़ है वो 5000 बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, उस पैदाइश के सिस्टम को कंट्रोल करना है और उस चीज़ को रोकना है। और मैं ये समझता हूँ कि हमको एज अ नेशन हम सबको इस चीज़ के ऊपर इकट्ठा होना पड़ेगा, और हमको एज अ नेशन कंबाइंड एफर्ट करना पड़ेगा, एक सिंसियर एफर्ट, कि हम इसको किसी तरह से जो है वो रोकें और इस चीज़ को हम कंट्रोल करें। उस सिलसिले के अंदर जो है ज़ाहिर है कि हमारे पास डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं। गवर्नमेंट हमारा बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, हमारी उलमा बरादरी हमारा बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले पैगाम हमको अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। ये जो स्टेक होल्डर्स को अलाइन करने की बात है और ये स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की बात है, इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि मैं जो है वो अपनी रोटरी की खिदमात को ऑफ़र करता हूँ, और मैं ओपनली सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जी रोटरी एक बहुत अच्छा नेटवर्क है, रोटरी एक बहुत बड़ा ग्लोबल नेटवर्क है। जैसा कि अभी डॉक्टर फरहान ईसा ने भी कहा, हमारे तकरीबन 35,000 दुनिया में 35,000 से ज़्यादा रोटरी के क्लब्स हैं, 12 लाख से ज़्यादा मेंबर्स हैं दुनिया में रोटरी के, और हर मुल्क के अंदर हैं। अगर हम पाकिस्तान के अंदर हमारे इस वक्त 115 के करीब क्लब्स हैं और तकरीबन 3600 मेंबर्स हैं, 3700 मेंबर्स अप्रॉक्सीमेटली हैं रोटरी के। ये एक न्यूट्रल इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल बॉडी है। इस बॉडी को हमको यूज़ करना चाहिए अपनी एडवोकेसी को करने के लिए। हमारा इंटरेस्ट, हम ना हमारे कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस हैं, ना हमारे कोई और किसी किस्म की रेशियल या और कोई इंक्लिनेशंस है। रोटरी वो परफेक्ट प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एक प्लेटफॉर्म पे सबको ला के और हम एक डायलॉग क्रिएट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जो डॉक्टर फरहान ईसा का विज़न है वो हम उसके अंदर हम यही करने जा रहे हैं आगे रोटरी के साथ, कि हम इस तरह से डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को इंगेज करके एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ। हम बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर हमको यकीन है कि ये ख्वाब हम अपनी ज़िंदगी में पूरा कर सकते हैं अगर हम सब मिल के कॉन्सनट्रेटेड एफर्ट करें तो। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आज हमने एक बाकायदा तौर पे सेमिनार किया और मैंने जैसे अपने प्रोग्राम के शुरुआत में थैंकफुल मैसेज दिया था डॉक्टर फरहान को कि उन्होंने बाकायदा तौर पे सोचा कि थैलेसीमिया एक डिसऑर्डर है जिस पे कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट है, और अगर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी इस पर जो काम कर भी रहे हैं वो ब्लड डोनेशन के लिए काम करे, प्रिवेंशन के ऊपर
खालिसतन कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इस पर काम करे। मैं थैंक यू कहूँगी डॉक्टर फरहान का, जिन्होंने इतना बड़ा सेमिनार अरेंज किया और लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश की कि प्रिवेंशन कितनी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद भी हैं, मैं सर से पूछूंगी कि सर का क्या मकसद था और इसके साथ साथ जो है सेमिनार में हमें क्या अचीवमेंट्स मिली, कौन कौन से ऐसे टारगेट्स से जो ऑलरेडी हमारे माइंड में थे कि सेमिनार को करने के बाद हम अचीव करेंगे। सर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, थैंक यू फलक, थैंक यू सो मच। आपने जो सवाल पूछा वो यही था कि आज के सेमिनार में सबसे पहले तो ये था कि हमने इसको आपकी जो मेट्रो टेलीविज़न की मदद से यहाँ रखा और PWA फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्योंकि FPCCI सबसे पहले तो वो दुनिया का सबसे बड़ा एपेक्स बिजनेस चैम्बर है, जैसे जितनी भी शहरों के बिजनेस चैम्बर्स हैं, कराची बिजनेस चैम्बर, कराची बिजनेस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मीपो खास, इंटीरियर सिंध, पाकिस्तान के, वो पूरे इसके मेंबर्स हैं और इसमें सारी इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। तो वहाँ पे भी आगाही का स्टार्ट हो कि लोगों को पता हो, जैसे आपने कहा कि आगाही होना बहुत ज़रूरी है, प्रिवेंशन के ऊपर बात होनी ज़रूरी है। इलाज के ऊपर हम लगे रहेंगे तो पैसा भी खर्च होता है और तकलीफ़ भी होती है। तो पहले तो हमने यहाँ से ये स्टार्ट किया। दूसरी चीज़ ये थी कि आज जो हमने इसमें सिंध हेल्थ केयर कमीशन के लोग भी थे, रोटरी इंटरनेशनल के लोग भी थे, ब्लड बैंकिंग से भी लोग थे, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के लोग भी थे, बच्चों के डॉक्टर, दिल के डॉक्टर, तो एक पूरा कंसोर्शियम था जो जिसकी मदद से बहुत सारी ऐसी बातें निकल के आई कि फ्यूचर का लाहे अमल क्या होना चाहिए। ये बात भी सामने आई कि लॉ है पाकिस्तान का और सिंध का ख़ास तौर पे कि शादी से पहले मैंडेटरी है कि थैलेसीमिया का टेस्ट कराया जाए, और हम रोटरी के तवज्जो से भी प्रेजेंट बोलते हैं कि लड़के का टेस्ट कराया जाए दूल्हा का, अगर वो माइनर थैलेसीमिया का मरीज़ नहीं है तो लड़की हो तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, बच्चा नॉर्मली होंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये भी बात ज़रूर हुई कि एक रिंग टोन भी होनी चाहिए थैलेसीमिया की अवेयरनेस के बारे में। ये बात भी हुई कि लेडी हेल्थ वर्कर्स को और उलमा को भी जो है उसमें इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि वजह यह है कि उनकी बात सब सुनते हैं और हमारे आलिम दीन की बात सुनते हैं, उनको बताया जाए और उनकी मदद से लोगों में आवाम में ये बात फैलाई जाए। तो FPCCI, मेट्रो टेलीविज़न, रोटरी इंटरनेशनल और सब मिल के ये आगे चीज़ें बढ़ाएंगी। आई थिंक ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है जिससे जो है अब आगे इसकी अवेयरनेस और प्रिवेंशन के ऊपर बात होगा। और दूसरी बात ये थी कि ब्लड डोनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त थैलेसीमिया के बच्चे जिनको हर महीने, हर हफ्ते बल्कि एक ब्लड बैग चाहिए, कोरोना के सिलसिले में लोग हॉस्पिटल नहीं जा रहे और डोनेशन भी नहीं दे रहे, और कुछ लोग डरते हैं ब्लड डोनेशन को देते हुए, जिसका कोई नुकसान नहीं है। हर 3 महीने में हर नॉर्मल आदमी ब्लड डोनेट करता है, उसके लिए फ़ायदा है बल्कि तो ये चीज़ भी हम उजागर करना चाहते हैं कि एक तो प्रिवेंशन पे बात हो और ब्लड डोनेशन हो कि लोग आके खून की अतिया दें, जो लोगों की एक खून का अतिया 5 लोगों की ज़िंदगी बता सकता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह। मुझे सर की जो थीम है उस पर मेरा एक बचपन से इंटरेस्ट था कि हम इस पर काम करें, और एक सर के प्लेटफॉर्म के साथ जो है मुझे भी एक इनकरेज मिला है कि बाकायदा तौर पे प्रिवेंशन पर काम करना चाहिए। एक एक फ़र्द को मालूम होना चाहिए कि प्रिवेंशन कितनी इम्पॉर्टेंट है, और हमें जो है एक अज़म बना लेना चाहिए, एक मिशन बना लेना चाहिए कि हमें थैलेसीमिया को अपनी कंट्री से एरिडिकेट करना है और हमें जो है सेहतमंद होना है। इसके साथ साथ अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।